स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग साउंड। साउंड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशन का क्या मतलब है? टू एंड फ्रो मोशन जो ऑब्जेक्ट करेंगे वो वाइब्रेशन कहलाएगा। इसका मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट जो ऑब्जेक्ट करेगा वो वाइब्रेशन के अंदर आएगा। और जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। आगे देखो, साउंड जो है वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती। इट मीन्स कि साउंड को रिक्वायरमेंट है किसी मीडियम की ट्रैवल करने के लिए। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। इसका मतलब है कि वो ओसिलेट करती हैं पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव हैं। मैक्सिमम जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड के अंदर होती है, देन लिक्विड, देन गैस। हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है साउंड के लिए, वो है लार्निक्स या फिर हम बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि प्रेजेंट होता है अपर एंड ऑफ विंड पाइप के ऊपर। ये हमारी साउंड प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब देखो, जो नॉर्मल रेंज होती है हियरिंग के लिए, साउंड के लिए, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल रेंज बोलते हैं इसको। इससे लेस वाली जो रेंज है वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। इससे जो ग्रेटर होगी 20 किलो हर्ट्ज से, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। लेकिन जो एक डॉग होता है वो 50 किलो हर्ट्ज तक सुन पाता है। अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाउडनेस या पिच के ऊपर। इसका मतलब है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना देखे ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये साउंड किस ऑब्जेक्ट की है, ये होती है बाय द हेल्प ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दैट इज़ एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। हम क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लाउडनेस और पिच के बारे में। लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है कि कितनी हाइट के वेव जा रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल कवर करता है किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर किसी मीन पोजीशन से, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। आगे आता है पिच। पिच किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुई हैं उस वेव को बनने में, उस साउंड को ट्रैवल होने में, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अब देखो, हमारे ईयर के द्वारा बहुत सारी वेव्स जो हैं वो कैप्चर की जाती हैं। तो जितनी एनर्जी रिसीव की जाती है ईयर के द्वारा, वो लाउडनेस उसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी जितनी साउंड वेव, साउंड एनर्जी कलेक्ट की जाएंगी पीना की हेल्प से, जो कि आउटर ईयर का पार्ट होता है। लेकिन जो पिच होती है वो उस साउंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आगे देखो, जो ड्रम होता है उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि उसकी लो पिच होगी, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। आगे विसल जो होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ओसिलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं और हाई पिच होगी उसकी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब है कि उसकी जो साउंड है वो श्रिल होगी, तीखी होगी। आपने देखा होगा कि हम मेल और फीमेल की वॉइस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो टर्म होती है दैट इज़ पिच, जो कि हमें हेल्प करती है डिफ्रेंशिएशन करने में। आगे देखो, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कितना करता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस, और लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो जो लाउडनेस होगी वो फीबल होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो फीबल साउंड प्रोड्यूस होगी। और देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो श्रिल साउंड प्रोड्यूस हुई है। लाउडनेस डेसिबल के अंदर मेज़र की जाती है, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल के अंदर आएगा, और जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसके अंदर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो 10 डेसिबल के अंदर आएंगी, और नॉइज़ जो है वो 80+ डेसिबल के कंसिडर किया जाता है। आगे देखो, वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और 1/टाइम होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल। मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। वोकल कॉर्ड जो होती है मैन के अंदर वो 20 mm लॉन्ग होती है और वुमेन के अंदर 15 mm लॉन्ग होती है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो हेल्प करती हैं डिटेक्ट करने में क्रैक्स को, कि ऑब्जेक्ट में कोई क्रैक तो नहीं है। सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी का मतलब है कि इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने में हम फीटस को भी ऑब्जर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, इनको चेक करने में। ब्रेक किडनी स्टोन्स, और जो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं उनको ब्रेक करने में, तोड़ने में अल्ट्रासोनिक वेव्स हेल्पफुल होती हैं। आगे आता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से जो है यूज़ किया जाता है। इसके अंदर साउंड का रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि सोनार के अंदर किस तरह की वेव्स का यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस होता है। इको का क्या मतलब है? रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम लार्ज ऑब्स्टेकल इन द सेम मीडियम। उसी मीडियम के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए किसी लार्ज ऑब्स्टेकल से टकरा के, उसको हम क्या कहेंगे? इको। मीन्स हमें वही साउंड दोबारा सुनाई देगी और जो वो टाइम पीरियड होगा ना उसका वो होगा 0.1 सेकेंड। इको सुनने का जो टाइम पीरियड होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। आगे डिस्कस करते हैं। सोनार के अंदर दो पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। अल्ट्रासोनिक वेव्स सोनार की हेल्प से ट्रांसमीटर के थ्रू भेजी जाती हैं टू देन ऑब्स्टेकल, जो भी हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो उससे क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर के द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे 2 बार डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और सेम डिस्टेंस है, क्योंकि इतने से आएगा इतने से ही वापस जाएगा, तो 2D लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो D जो आ जाएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आप जो डिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस ज़रूरी है किसी इको को सुनने में। यहाँ पे देखो हम साउंड वेव की वेलोसिटी को लेके चलेंगे, दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये टेम्परेचर की रेंज दे रखी है और 340 मीटर पर सेकेंड ले रखी है साउंड वेव इन एयर के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसकी। तो ये देखो वेलोसिटी लिख ली हमने 340 मल्टीप्लाई कितना टाइम आया था 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 17 मीटर। 17 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इको प्रोड्यूस करवाने के लिए ज़रूरी है। अगर 18 मीटर हो जाएगा तो हमें इको सुनाई नहीं देगी। सोनार जो है वो सी की डेप्थ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बैट होते हैं और डॉल्फिन्स होती हैं वो यूवी रेज़ को प्रोड्यूस करती हैं और वो किस में हेल्पफुल होती हैं? टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड। अगर मान लो उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आया है तो वो क्या करेंगी? यूवी रेज़ को प्रोड्यूस करेंगी। वहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस होगा और उन्हें ये पता लग जाएगा कि कोई ऑब्स्टेकल है, उनको यहाँ से टर्न हो जाना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इको लोकेशन। कि यूवी रेज़ को प्रोड्यूस करवा के ये डिटरमाइन करना कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है, इसको बोलेंगे हम इको लोकेशन। आगे देखो मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का और स्पीड ऑफ साउंड का। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक वेव्स आएंगी, मैक नंबर 1 है तो ट्रांससोनिक वेव्स हैं, मैक नंबर लेस देन 1 है तो सबसोनिक वेव्स हैं, और मैक नंबर अगर 2 है, देखो मैक नंबर 2 का क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों टर्म है ये इसके ट्वाइस हो जाएगी। अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है? सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। आगे देखो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ एनी साउंड, कि कितनी देर तक साउंड जो है वो रुकी रहेगी। वो कितनी आंसर आएगा 0.1 सेकेंड। मतलब किसी भी साउंड को हम सुनते हैं तो वो हमारे माइंड के अंदर कितनी देर तक स्टे करती है? वो 0.1 सेकेंड तक रहेगी। तो इसको बोलते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। प्रेशर
ज़्यादा करें कम करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे ही अगर हम डेंसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो वेलोसिटी जो है साउंड वेव की वो डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट की साउंड वेव है, ये इस पर्सन की साउंड वेव है। तो बाय द हेल्प ऑफ टिम्बर, या फिर हम ये कह सकते हैं क्वालिटी, इसको टिम्बर बोल सकते हैं, या फिर हम टर्म होती है क्वालिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।